हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 72 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 111 से शुरू होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा कारक विदेश नीति पर प्रभाव नहीं डालता है? इनमें से कौन सा कारक विदेश नीति पर प्रभाव नहीं डालता है? ऑप्शन 1 है आकार, ऑप्शन 2 है इतिहास, ऑप्शन 3 है भूगोल, ऑप्शन 4 है जलवायु। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा इतिहास। इतिहास जो है वह विदेश नीति पर प्रभाव नहीं डालता है। किसी देश का जो इतिहास है वह विदेश नीति पर प्रभाव नहीं डालता है, वर्तमान चीज़ों को देखा जाता है। व्याख्या देखते हैं। किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने व निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है भू रणनीतिक अवस्थिति, सैन्य क्षमता, आर्थिक शक्ति, सरकार का स्वरूप और आकार, भौगोलिक अवस्थिति, जलवायु आदि जो हैं वह क्या हैं कि जो नीति निर्धारण है विदेश नीति में उसमें ये प्रभावित करते हैं। ये प्रभावित करने वाले जो कारक में है वह भू रणनीति अवस्थी है, मतलब भूभाग जो हो गया वो हो गया, सैनिक क्षमता जो होती है वो होती है, आर्थिक शक्ति जो होती है वो भी, सरकार का जो स्वरूप है कौन सा सरकार बन रहा है क्या है ये भी होता है। इसके बाद जो भौगोलिक अवस्थिति है वह भी, और जलवायु जो होती है वह विदेश नीति को प्रभावित करती है, किसी भी देश के विदेश नीति को। जबकि इतिहास का प्रभाव समानतः विदेश नीति पर देखने को नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो न के बराबर, और ऑप्शन में जब दिया है तो आंसर आपका इतिहास ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर, अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या किया जाता है, क्या है ये बताना है। ऑप्शन 1 है संसद सरकार पर निर्भर करती है, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, सरकार संसद पर निर्भर करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। तो दोस्तों 112 का जो क्वेश्चन हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। ठीक है, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होता है उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो होता है व्यवस्थापिका, वो तीनों आपकी स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ पे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया जाता है जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये बात याद रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत प्रमुख है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र अलग अलग निर्धारित होता है। इस प्रकार तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होते हैं। इस प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष द्वारा भी किया जा सकता है, जनता द्वारा ही किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे आपका अमेरिका में चुनाव होता है, ठीक है। भारत में जो चुनाव होता है वह संसदीय प्रणाली यहाँ पे है, लेकिन अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे जितना पावर आपके प्रधानमंत्री का है वही पावर अमेरिका में राष्ट्रपति को है। तो जब संसदात्मक शासन प्रणाली होता है तो उसमें जो पावर मिलता है वो प्रधानमंत्री को मिलता है। जहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है उसमें जो वास्तविक पावर होता है वो राष्ट्रपति में होता है। तथा मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। आगे देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? किन परिस्थितियों में, किन वातावरण में कुछ मौलिक अधिकार जो हैं उनको निलंबित किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन 1 है
न्यायपालिका के आदेश पर। ऑप्शन 2 है जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ऑप्शन 3 है जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति चल रही हो। ऑप्शन 4 है जब वित्तीय आपातकाल स्थिति हो। तो आंसर हो जाएगा 3 का, जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति चल रही हो तब आपके जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा युद्ध वाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 352 के लागू होने पर अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आगे देखिए 114 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह अपना त्यागपत्र किसको मतलब संबोधित करता है, ये बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो आंसर इसका हो जाएगा 114 का 2 हो जाएगा, उप राष्ट्रपति को। ये ऐसा इसमें ही पहली बार होता है कि कोई बड़ा अधिकारी अपने से छोटे पदाधिकारी को क्या करता है, त्यागपत्र देता है। तो इस केस में राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। व्याख्या देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है तथा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना जो त्यागपत्र है वो सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को, जबकि प्रधानमंत्री तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे देखिए 115 नंबर क्वेश्चन, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति या किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है जनता। तो आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है, अर्थात मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष उत्तरदायी होते हैं और उसी के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। आगे देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, सरकार का प्रथम व्यवस्था वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, किसने किया था? ऑप्शन 1 है सुकरात ने, ऑप्शन 2 है थ्यूसिडाइड्स ने, ऑप्शन 3 है प्लेटो ने, ऑप्शन 4 है अरस्तु ने। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 116 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अरस्तु ने। व्याख्या देख लेते हैं। सरकार का प्रथम वर्गीकरण अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। आगे देखिए 117 नंबर क्वेश्चन, ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट का लेखक कौन है? ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट का लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है लॉक, ऑप्शन 2 है हॉब्स, ऑप्शन 3 है रूसो, ऑप्शन 4 है मिल। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों जॉन लॉक सही हो जाएगा। जॉन लॉक ने ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं। जॉन लॉक ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जॉन लॉक आंग्ल दार्शनिक और राजनैतिक विचारक थे। उनका मत है कि बिना विचारों के ज्ञान असंभव है, परंतु विचार
न सत्य है न असत्य, वे केवल आकृति स्वरूप हैं। उनकी कृति ट्रीटिज ऑन सिविल गवर्नमेंट में सामाजिक व राजनीतिक विचारों को व्यक्त किया गया है। आगे देखिए 118 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? इसमें से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन 1 है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 है जी.के. गोखले, ऑप्शन 3 है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 4 है आर.एम. लोहिया। आर.एम. लोहिया। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका 2 सही हो जाएगा। जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। व्याख्या देख लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन 119 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा विचारक लाक के मानव स्वभाव पर व्यक्त विचारों से प्रभावित था? निम्नांकित में से कौन सा विचारक लाक के मानव स्वभाव पर व्यक्त विचारों से प्रभावित था? ऑप्शन 1 है वेंथम, ऑप्शन 2 है मिल, ऑप्शन 3 है रूसो, ऑप्शन 4 है ग्रीक। तो आंसर जो हो जाएगा इसका दोस्तों 3 हो जाएगा। 119 का 3 ऑप्शन हो जाएगा रूसो। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। रूसो की गणना पश्चिम के युग प्रवर्तक विचारकों में की जाती है। वह लाक के मानव स्वभाव पर व्यक्त विचारों से प्रभावित थे। जो जीन जैक रूसो थे उनकी गणना पश्चिमी जो युग प्रवर्तक है उनके विचारकों में की जाती है। वह लाक के मानव स्वभाव पर व्यक्त जो विचार थे उससे वह प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया या डाला गया? तो ये आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन के माध्यम से समाजवाद व अखंडता शब्द को भी उद्धृत किया गया था। आगे देखिए, लिया गया था अर्थात। अगला है 121 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन 1 है चीन, ऑप्शन 2 है ब्रिटेन, ऑप्शन 3 है फ्रांस, ऑप्शन 4 है भारत। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। आंसर क्या हो जाएगा? चीन में एक दलीय व्यवस्था है। बाकी के सब में एक दलीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे 2 दलीय बहुदलीय व्यवस्था है। वर्तमान में चीन एक समाजवादी गणराज्य है जिसका नेतृत्व एक दल के हाथों में है। चीन का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है जबकि दल का नेता उसका आम सचिव होता है। वर्तमान में चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। शी जिनपिंग याद रखेंगे नाम। अगला क्वेश्चन, ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है के लेखक थे। ठीक है, ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख जो है उसके लेखक कौन थे जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया था? तो आंसर ऑप्शन देखिए, फिंक जे गुंडो, ऑप्शन 2 है वुडरो विल्सन, ऑप्शन 3 है हेनरी फेयोल, ऑप्शन 4 है मार्शल। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, वुडरो विल्सन। व्याख्या देखते हैं।
लोक प्रशासन के शैक्षणिक अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय वुडरो विल्सन को प्राप्त है, जिसके लिए उन्होंने ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख का प्रकाशन किया था। ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक जो लेख का प्रकाशन किया था। आगे देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी है? इनमें से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी है? ऑप्शन 1 है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन 2 है वुडरो विल्सन ने, ऑप्शन 3 है साइमन ने, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 123 का पहला हो जाएगा मैक्स वेबर ने। इनमें से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी है? तो आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। व्याख्या देख लेते हैं। नौकरशाही को सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने परिभाषित किया। उन्होंने सत्ता के वर्गीकरण तथा प्रशासन की गुणवत्ता की दृष्टि से नौकरशाही व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना। इसमें निहित पद सोपान की व्यवस्था तथा नियम उन्मुखता के कारण व्यवस्था में अनुशासन बना रहता है। आगे देखिए 124 नंबर क्वेश्चन, भारत ने निम्नांकित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने निम्नांकित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 है CTBT पे, NPT पे, ICCPR पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों दिए हैं इनके फुल फॉर्म आप लिखकर कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है और एक कब हुए थे। विस्तृत से आप लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। व्याख्या देखते हैं। दी गई संधियों में भारत ने किसी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। NPT परमाणु हथियार का विस्तार रोकने और परमाणु नियंत्रण के शांतिपूर्वक ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। इसकी घोषणा वर्ष 1970 में हुई थी। अगला है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT एक बहुपक्षीय संधि है जिसकी स्थापना परमाणु विस्फोट परीक्षण पर वैश्विक प्रतिबंध वाइडिंग के लिए की गई है। इसे संयुक्त राज्य महासभा द्वारा 10 सितंबर 1996 को अपनाया गया। आगे देखिए 125 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इनमें से योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है? इनमें से योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह संविधान में अंकित है। इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। यह सन 1950 में बना था। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो क्या असत्य है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, ये संविधान में अंकित है, यह असत्य है, अंकित नहीं है। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये सब सही है। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार का योजना आयोग एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना है। हालांकि इसे वर्ष 2015 में समाप्त कर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक तथा सरकार के आदेश पर बनाई गई थी जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है नीति आयोग का। तो आपके लिए क्वेश्चन है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमको बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आप ये नहीं जानते होंगे लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए और चैनल पे आप नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हर दिन ज़रूर कराया जाएगा। जिस दिन
टाइम रहेगा उस दिन 2, 3, 4 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और प्रैक्टिस सेट तो आप जब चाहें तब आकर चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का पड़ा है और इसके बाद पॉलिटी का है, करंट अफेयर का भी है, बिहार पीसीएस के लिए भी कुछ प्रैक्टिस सेट हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।